हेलो बच्चों, तो आज जो है चैप्टर 11 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे भाई। आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पहले पढ़ा दीजिए, लेकिन उससे पहले नर्वस सिस्टम कुछ बच्चों ने ऑलरेडी बोल रखा था। ओके, तो नर्वस सिस्टम के बाद हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे। तो बात करें अगर हम जैसे कि नर्वस सिस्टम की, तो क्या होता है भाई नर्वस सिस्टम? नाम से ही पता चलता है नर्वस सिस्टम मतलब नर्व से मिला हुआ सिस्टम। जैसे हमने पहले देखा है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक उसी तरह से नर्व के कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन मिलके क्या बना हुआ है? सिस्टम बना है। मीन्स इसमें क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो होती है न्यूरॉन। ठीक, होती है नर्व सेल। ठीक, तो अगर हम आगे बढ़ें तो नर्वस सिस्टम क्या होता है अगर इसके बारे में जानना चाहें तो हमारी बॉडी में, या अगर आप अपने घर पे रेगुलेट करो, सोचो ध्यान से कि घर में जैसे लाइट है, कोई भी जो मेन कटआउट जहाँ पे लगा होता है घर में, क्या जहाँ पे मेन स्विच लगा होता है वहाँ पे ढेर सारी एमसीवी लगी होती हैं। ठीक, हर एमसीवी से अलग अलग कमरे का कनेक्शन होता है। तो वहाँ पे एमसीवी क्या सारी की सारी अगर गिरा दो तो क्या होगा? सारे घर की लाइट चली जाएगी। उसी तरह से नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का है। अगर और नर्वस सिस्टम रेगुलेट कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्रेन, जो किंग है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखते हैं। ठीक, मतलब अब जैसे आप भागते हुए चले जा रहे हो, अचानक आगे गड्ढा मिल गया, या सामने से बाइक चला रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मच्छर आ गया। अब ये सोचो, मच्छर आया, आपने मच्छर नहीं देखा, फिर भी आंख में घुसने से पहले आपकी आंख बंद हो गई। होता है। आप बगल में कहीं पे घर पे खड़े हो, मान लिया किचन में गए, हल्का सा तवा छू गया, गरम है, या कोई भी गरम चीज़ छू गई, आपने देखा नहीं, बिना सोचे समझे इतनी देर में आप सोच भी नहीं पाए और आपका हाथ वहाँ से हट गया। कैसे हट गया भाई? ये सब हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट कर रहे हैं? हमारी बॉडी का सिस्टम, नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सब रेगुलेट हो रहा है। अचानक नींद, सपना देखा, सपना देख के चौंक के उठ गए, कोई चिल्ला दिया, शॉक लग गया, कुछ भी देखा, शेड देखा, आंखें डायलेट हो गई। हमारी बॉडी में इसी तरह का सिस्टम है। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के भाई, जैसे कुछ हमने पढ़ लिया, पढ़ के हमको याद हो गया। कैसे याद हो गया? क्योंकि वो हमारे ब्रेन में आ गया, मेमोराइज हो गया। किसी चीज़ की प्लानिंग, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, कोई वीक प्लानिंग करता है, कोई पढ़ने में बहुत टैलेंटेड होता है, कोई वीक होता है ना। तो कहने का मतलब ये सब कुछ वेल एस्टेब्लिश करना किसका काम होता है? नर्वस सिस्टम का। हमारी बॉडी में जो कुछ भी काम होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कब आवाज़ ऊंची करनी, कब आवाज़ डाउन करनी, जो हाथ हिल रहे हैं, ये सब कौन? हमारा ब्रेन हिला रहा है। यानी कि अगर नर्वस सिस्टम की बात किया तो अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। यानी ब्रेन इज़ द किंग। तो नर्वस सिस्टम के सारे काम को रेगुलेट करने वाला काम, यानी एक कोई राज्य है या कोई देश है, उसका जो मेन किंग है वो क्या है? ब्रेन है। अगर हमारा पूरे शरीर को कोई राज्य मान लो, कोई देश मान लो, कंट्री मान लो, तो उसका जो किंग है वो ब्रेन है। जो कहेगा वो वही होगा। और ये सब, इनकी न्यूरॉन्स की स्पीड इतनी फास्ट होती है मैसेज को इधर से उधर ले जाने की, कि यही सोचो कि आपने देखा नहीं और गर्म चीज़ छुए और तुरंत हाथ आपका वहाँ से हट गया। अभी आए कोई मच्छर, मान लिया मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मच्छर आके काट जाए, तो जैसे ही मुझे हल्के से भी पेन का एहसास होगा, वैसे ही दूसरा हाथ रिफ्लेक्स एक्शन आएगा और तुरंत उस मच्छर को मार देगा। दूसरा, पेन हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक, अब नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं, अगर हम ध्यान से समझें तो। एक सेकंड, पेन उठा लेते हैं ना। हाँ, क्या होती है? 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस होता है। कलर चेंज कर ले, जस्ट सेकंड। तो भाई मान लिया यहाँ पे क्या है? स्किन है। ठीक, अब इस स्किन पे क्या हुआ? मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो बाइट हुई।
तो कैसे, ये जो स्किन है ये मैसेज जाएगा यहाँ से कि जो नर्व है वो मैसेज ले जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास। तो ये मैसेज इधर गया, ब्रेन ऑर्डर देगा, ऑर्डर क्या देगा, दूसरे हाथ को, ब्रेन क्या है, ऑर्डर देगा दूसरे हाथ को कि जाओ और उस मच्छर को मार दो। ठीक, तो जो मैसेज लेके गई, जो मैसेज लेके गई यानी जो सेंस फील किया जिसने, भाई जो दर्द है, जो पेन है वो किसने फील किया, जो फील लेके गई वो सेंसरी, जिसने सेंस किया वो कौन होगी, सेंसरी नर्व होगी। कौन सी, सेंसरी नर्व होगी। और जो मैसेज लेके गया, मैसेज लेके जाएगा कोई गाड़ी से लेके जाएगा, यानी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोटर नर्व। कौन सी, मोटर नर्व बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से करके भाई देखो जो सेंसरी आउटपुट है ये क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी आउटपुट क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, ऑर्गन पे। ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। किसी तरह का कोई इम्पल्स जनरेट होता है उसको सेंस करके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी मैसेज उनको प्रोवाइड करता है वो मैसेज आगे इफेक्टर ऑर्गन तक, जैसे मसल तक लेके गए, मसल को बोला कि भाई हाँ जाओ हाथ उठाओ और उठा के उस पर मारो। तो ये काम होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। फिर इंटीग्रेशन की बात आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके रखना। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर जो क्या करते हैं, जो मैसेज, ब्रेन के मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं। फिर मोटर आउटपुट, जब वहाँ से मैसेज आदेश आ गया कोई, तो मोटर नर्व इफेक्टर ऑर्गन तक यानी मसल तक लेके गई कि हाँ भाई अब ये आगे का प्रोसेस करना है। एक काम हुआ, एक तरफ से एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस हुआ भाई ब्रेन तक आया, है ना, कौन आया, सेंस आया। दूसरा यहाँ पे मान लिया मसल है, मान लिया मसल है, तो ब्रेन से क्या हुआ, ब्रेन से मोटर नर्व्स ऑर्डर लेके गई मसल के पास कि भाई अब तुमको ऐसा करना है। तो ये क्या होते हैं, या ग्लैंड्स के पास, जैसे खाना अंदर गया, जैसे खाना गया तो इसोफेगस के पास जो है, स्टमक के सबसे अपर साइड में भाई जो भी सेंसरी नर्व्स होंगी उन्होंने सेंस फील कर लिया कि हाँ भाई खाना आ गया। अब क्या होगा, अब ब्रेन ऑर्डर देगा किसको, ग्लैंड्स को, वहाँ से मोटर नर्व्स मैसेज लेके जाएंगी ग्लैंड्स तक कि अब सिक्रीशन स्टार्ट करो, राइट। तो जो सेंस लेके जाएंगी ब्रेन तक उनको सेंसरी नर्व्स, जो मैसेज लेके, जो मोटर नर्व्स, जो ब्रेन का ऑर्डर लेके जाएंगे वो कौन से होंगे, मोटर नर्व्स होंगे, यानी मोटर न्यूरॉन्स होंगे, राइट। तो इस तरह से इनपुट प्लस आउटपुट, इनपुट क्या हुआ जो हमने ब्रेन को पहुंच दिया, और ब्रेन आउटपुट क्या हुआ जो ब्रेन से हमने लिया, राइट। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरी में। मेन होता है नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है, ब्रेन किंग है हमारा, ब्रेन सब कुछ, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, रिस्पॉन्स क्या देना है क्या लेना है ना, मेमोरी को स्टोर करके रखना है, इमोशंस फील, सोचने की पावर, थिंकिंग, प्लानिंग, ये सब किसके पास होगी भाई। जैसे प्यास लग रही है, गुस्सा आ रहा है, पेन हो रहा है, कुछ हमने पहले पढ़ा है वो हमें याद रख रही है, कौन करेगा, ब्रेन करेगा। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड केवल कंडक्शन का काम करता है। जब ब्रेन मैसेज देता है उन मैसेज को अपन जो है आगे प्रोपोगेट कर देता है ना, या जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कंट्रोल करके उनको उसमें जाके जो है ज़्यादा ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता है कि रोज़ वही काम, भाई ब्रेन ने कुछ ऑर्डर्स दिए और रोज़ रोज़ वही ऑर्डर्स उसने दिए अगर ब्रेन ने, तो वो काम उसको क्या, स्पाइनल कॉर्ड को रट जाता है कि अगली बार भाई जैसे कोई चीज़ गर्म छू लो तो हाथ हट जाए, मच्छर आए तो आंख बंद हो जाए, ये सब क्या है, ब्रेन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट हो जाता है। इन्हीं को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक, माना अभी कोई सुई चुभाए अपने आप हाथ हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, अंडरस्टूड है। ठीक, तो ये सब काम कहाँ से होंगे, भाई स्पाइनल कॉर्ड से होंगे। दूसरा पार्ट इसका
क्या आता है। अच्छा एक चीज़ और भाई, जैसे मान लिया कि ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, ये आपका क्या हो गया, ब्रेन हो गया, है ना। तो ये जो बीच में जितना पोर्शन है ये सब हो जाए, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जितनी भी नर्व्स वगैरह निकलेंगी बाहर से जो मैसेज, भाई जो बीच का पोर्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। अब पेरीफेरी मीन्स बाउंड्री से भी तो मैसेज लेके आना है। सेंट्रल का काम तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड देख रहा है, जो मैसेज आना जाना है, जो मैसेजेस हैं भाई, बाउंड्रीज भी तो हैं, दूर के ऑर्गन्स भी तो हैं, उनका काम कौन करे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस, सीएनएस है ना, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पीएनएस की बात करेंगे तो इसके भी दो पार्ट हुए, एक मोटर न्यूरॉन होता है, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन होता है। क्या होता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होता है। अब अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स कौन सा होगा भाई, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाएगा, यानी आउटपुट वाला जो मैसेज लेके जाता है, ठीक। ये और सेंसरी कौन होगा, जो इंपल्स लेके, पेन हुआ उसको सेंस करके जो सीएनएस तक जाएगा। देखो दो चीजें हैं, एक सीएनएस तक जाएगा मैसेज, भाई यहाँ पे हमने सुई चुभाई, ये मैसेज ब्रेन तक लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। अब ब्रेन बोलेगा कि हाथ हटाओ, ठीक, या इसको पकड़ लो या इसको तोड़ दो, ये मैसेज कौन लेके गया, ये मोटर न्यूरॉन लेके गया। यानी जो मैसेज अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा वो मोटर, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा उसको क्या बोलोगे, सेंसरी। बस इतना ध्यान रखो, ठीक। अब मोटर की बात करें अगर तो ये दो तरह के और होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक। अब ऑटोनॉमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या, जो वॉलेंट्री मसल्स, हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट होता है हमारी, मीन्स जो कुछ भी, जैसे स्केलेटल मसल, जो हमारी इच्छा से होता है, जिसको हमको पता है कि हमको हाथ हटाना है, हमको चलना है, हमको मुंह चलाना है, हमको देखना, मीन्स इसमें जो भी मूवमेंट होगा वो हमको हमारी इच्छा पे होगा, ठीक, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हुआ। फिर बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ये होता है इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई आपने खाना खा लिया, ठीक, अब खाना खा लिया तो पेट में खाना पहुंच गया, ठीक। अब खाना पहुंचने के बाद क्या आपकी इच्छा पे है कि स्टमक को बोलो रुक जाओ भाई, आज शाम को नहीं खाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा पचाना और थोड़ा सुबह के लिए छोड़ देना, या शाम के लिए छोड़ देना, है आपके बस में? नहीं है। या मैंने एक साथ किसी पार्टी में हम आज गए और ठूस के खा लिया हमने, ठीक, और स्टमक को हमने ऑर्डर दे दिया कि भाई देखो इसको 2-3 दिन तक पचाना है, और जो टेस्ट बड्स है उनको हमने ऑर्डर दिया कि इसका जो स्वाद है मुंह में बराबर बना रहे। ऐसा संभव है क्या? या किसी मीटिंग में गए तो 2 घंटे की मीटिंग है, हमने कहा भाई यूरिनरी सिस्टम को कि 2 घंटे तक यूरिन स्टॉप, बंद, एकदम नहीं होना चाहिए, होगा क्या ऐसा? तो ये सारे फंक्शन इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा पे नहीं है। हार्ट को बोल दिया भाई अब हम सोने जा रहे हैं, अब तुम भी रेस्ट कर लो। गलती से अगर हार्ट ने आपका कहना मान लिया और हार्ट आपका सो गया तो फिर क्या पूछना है, फिर तो राम राम सत्य है, ठीक। अच्छा, तो ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, ठीक। ये भी 2 तरह का होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो सिंपैथेटिक होता है ये आपको हमेशा ये बचाता है। जो सिंपैथेटिक डिवीज़न होता है ये आपको हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में बचाता है, यानी फाइट और फ्लाइट। शेर आ गया, गुंडे पकड़ लिए, या दौड़ा रहे हैं आपको, कुत्ते ने दौड़ा लिया, कुछ भी हो गया, कोई एडवर्स इफेक्ट से कोई दवा आपने खा ली, कोई जहर खा लिया, इन सब कंडीशन में ये आपकी बॉडी के साथ सिंपैथी दिखाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, उन ऑर्गन्स को एटीपी ज़्यादा देगा जिन ऑर्गन्स को एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये रेस्ट कंडीशन में, ये रेस्ट कंडीशन की तरह काम करता है। मींस जैसे पैरासिम्पैथेटिक में क्या, डाइजेशन, सलाइवेशन, सलाइवा सिक्रीशन, ग्लैंड सिक्रीशन सब बंद हो जाता है,
डाइजेशन वगैरह क्या भाई, जैसे खाना आपने खाया तो डाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ना, डाइजेशन इत्मीनान का काम है, जब हम आराम से बैठेंगे। अभी क्या इमरजेंसी सिचुएशन, अब युद्ध लड़ने जा रहे हो, पेट में डाइजेशन चल रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। तो बॉडी क्या कहती है, जब आराम से इस इमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम कर जाएंगे, निकल जाएंगे वहाँ से, फिर डाइजेशन हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन यानी जो एक्साइटेड स्टेट से रेस्ट स्टेट में लेके आती है, रेस्ट स्टेट में सारे काम होते हैं। ओके भाई, अब बात करते हैं भाई नर्वस सिस्टम की। अगर हम बात करेंगे तो न्यूरॉन्स के बारे में जानना जरूरी है या नर्वस सिस्टम की सेल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सीधी सी बात समझो कि भाई जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कैसी? दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है हमारी न्यूरॉन, ठीक, ये हमको पता है। दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल, ठीक, या न्यूरोग्लिया बोल दो, न्यूरोग्लिया बोल दो या न्यूरोग्लियल सेल्स बोल दो। इनमें क्या है खास बात, एक जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में हमारे सेंट्रियोल नहीं होता, मीन्स इनके फर्दर डिवीज़न नहीं होते। अगर ये एक बार टूट गए, कैसे भी करके एक बार टूट गए, तो दोबारा रीजनरेशन नहीं होगा। मीन्स जिन जिन न्यूरॉन्स में मेमोरी आपकी छिपी हुई है, अगर वो चले गए तो वहाँ की मेमोरी डिलीट हो गई, शिफ्ट दबा के वापस रिकवरी नहीं होगी। और जो ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं या ग्लियल सेल्स होते हैं ब्रेन में, इनमें सेंट्रियोल होता है। यही एक वजह है जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है उसके लिए कभी भी न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि भाई जो ट्यूमर वगैरह हुआ, कैंसर हुआ, इसका क्या मतलब होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। अब जब ग्लियल सेल में न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल ही नहीं है तो सेल डिवीज़न नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगी, राइट। तो होता क्या है भाई, होता क्या है, ग्लियल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा ट्यूमर के लिए या कैंसर के लिए। मोस्टली ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ट्यूमर ही होता है, क्योंकि न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होते तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न नहीं होता। ठीक, इतनी बात हो गई। तो भाई नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल टू काइंड्स ऑफ सेल्स, कौन सी? न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरोग्लिया होता है ये नॉन एक्साइटेटरी होता है, मीन्स इसमें एक्साइटेशन नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, मैसेज इधर से उधर लेके नहीं जाते, मीन्स इनका काम दौड़ने का नहीं होता। और लगभग बॉडी का, ब्रेन का 50% सेल, 50% सेल्स जो है ये ऑक्युपाई करके रखते हैं। कौन? न्यूरोग्लिया। और बाकी में रहते हैं आपके न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो आपके होते हैं ये एक्साइटेड होते हैं। क्या होते हैं? एक्साइटेड सेल्स होती हैं, मतलब ये मैसेज इधर से उधर लेके जाती हैं। अब देखते हैं भाई क्या कहता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया फिल्स अबाउट हाफ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 50% पोर्शन न्यूरोग्लिया का होता है। दे आर जनरली स्मॉलर देन न्यूरॉन्स एंड आर मोर न्यूमरस इन नंबर, नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। कहीं किसी किसी बुक में 5 तरह के न्यूरोग्लिया दिए हुए हैं, किसी किसी बुक में 6 तरीके के न्यूरोग्लिया दिए हुए हैं। ठीक, हम 6 तरीके के देखेंगे। ओके, तो भाई 4 देखो, इसमें क्या है, 4 टाइप्स के ऐसे हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में रहते हैं, और जो 2 टाइप के हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है, हम ब्रेन भी पढ़ेंगे, सेरिब्रम भी पढ़ेंगे, सेरिबेलम भी पढ़ेंगे, एएनएस भी पढ़ेंगे, पीएनएस भी पढ़ेंगे, लेकिन सिस्टम से देखो क्या है, नंबर ऑफ वीडियोस क्योंकि बहुत बड़ा है नर्वस सिस्टम, 3-4 बन सकते हैं पार्ट इसके, लेकिन ध्यान रखना हर पार्ट के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा प्रीवियस वाले का, तो इसलिए ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, तो भाई नर्व्स जानना जरूरी है, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। दुनिया जहान का कैसा भी एग्जाम हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, बस ध्यान से सुनो। 4 टाइप्स के होते हैं भाई, किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं, जैसे ऑस्टियोसाइट, ओलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रोग्लिया या इपेंडाइमल सेल्स फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक, अब 2 टाइप के और बचे,
या स्वान सेल, क्या बोलते हैं इनको, स्वान सेल या न्यूरोलेमोसाइट्स। न्यूरोलेमोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्वान सेल्स कहाँ होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन की कवरिंग पे होते हैं, है ना, यानी न्यूरोलेमोसाइट्स इसलिए बोलते हैं। तो स्वान सेल और लास्ट वन है सैटेलाइट, ये एग्जिस्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। अब हम इसके यूज भी देखते चलते हैं और कैसे होते हैं भाई। देखो एक तो हो गया भाई, क्या हो गया, इपेंडाइमल सेल्स। अब ध्यान से देखो इपेंडाइमल सेल्स कैसे हैं, ये कॉलमनर है, कैसे हैं, कॉलमनर साइड के होते हैं और ये बड़े ही थोड़े डिफरेंट टाइप के, अगर हम बात करें तो इस तरह के जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं पूरी बॉडी में कहीं पे भी। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई ध्यान से देखो, देखो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। कॉलमनर सेल्स होते हैं और इनमें इस तरह से करके क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं, क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर हुए, है ना। तो ठीक भाई, यहाँ पे ये कॉलमनर सेल्स हैं तो ये ओवल शेप का इनका क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। और क्या होते हैं इसमें सीलिया होते हैं। तो ऐसे बॉडी में बहुत कम सेल्स हैं जिनमें ब्रश बॉर्डर ऊपर की तरफ और सीलिएटेड भी हों, है ना, बहुत रेयर से होते हैं। ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जस्ट सेकेंड, हाँ, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है एब्जॉर्ब समथिंग, क्या होता है, कुछ एब्जॉर्ब करना है। और सीलिया है इसका मतलब मूवमेंट होगा, सीलिया है इसका मतलब मूवमेंट होगा भाई। ठीक, अब कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, ये ब्रेन और वेंट्रिकल या ब्रेन्स के वेंट्रिकल कहते हैं ना, दिमाग खाली है, तो खाली तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनके वेंट्रिकल्स हैं उसमें कुछ भरा हुआ होता है, कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। भाई बताओ, 1.5 किलो की खोपड़ी है सबके पास, है ना, 1.5 किलो की, 1.25 किलो जो भी है अपने पास, है ना, तो 1.45 या 1.5 kg की है। अब 1.5 किलो की खोपड़ी लेके दिन भर घूमते रहते हो, रात में सोते रहते हो, दौड़ते रहते हो, किसी तरह कोई फर्क पड़ा? 200 ग्राम का बांट रख लो खाली सर पे और उसके बाद दौड़ो, देखो वो 200 ग्राम कब तक रख सकते हो या 1 किलो कब तक रख सकते हो। वजन पड़ने लगेगा, है ना, वजन पड़ने लगेगा, सिर भारी हो जाएगा। परमानेंट कोई वेट लेके चलना, इवन सर दर्द होने लगता है तो सिर भारी हो जाता है, कितना हेडक होने लगता है, होता है। लेकिन यहाँ पे तो 1.5 किलो का जब तक पैदा जिंदा है तब तक लेके टहलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स हैं उनमें भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और फ्लूइड का काम क्या होता है भाई, कोई भी वजनदार चीज अगर आप पानी में लेके चलो या पानी में डाल के उसको उठाओ, वजन लगेगा क्या? बहुत हल्का लगेगा। 100 किलो का भी उठा लोगे, है ना, और बाहर 50 किलो भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है, बॉयंसी का रूल, उत्प्लावन बल, है ना, जो ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक उसी तरह से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एंड स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में, कहाँ पे भाई, ये जो है देखो CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे होता है? होता तो बॉडी में बहुत जगह, आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन के वेंट्रिकल्स की बात की जाए या स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल की बात की जाए, सेंट्रल कैनाल की बात की जाए, इन सब जगहों पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हल्का रहता है, क्योंकि बॉयंसी का रूल रहता है, उत्प्लावन बल लगा रहता है। अच्छा, एक चीज़ तो अगर, दूसरा ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका सिक्रीशन करती हमारी ये इपेंडाइमल सेल्स। कौन सी? इपेंडाइमल सेल्स CSF सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं? CSF का सिक्रीशन करती हैं। मीन्स क्यों? क्योंकि CSF तो रोज चाहिए होता है, रोज नया बनता है ना, तो बॉडी में या हमारे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो सेल्स क्या है, CSF जनरेट करती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं, जिसमें से एक सेल हो गई इपेंडाइमल सेल्स। याद रखना इस चीज को। क्यों? क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है भाई CSF कहाँ बना? ऑप्शन आया इपेंडाइमल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सैटेलाइट सेल, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, स्वान सेल्स। किसने बनाया? तो इन सब में अकेली एक सेल है इपेंडाइमल सेल्स जो बनाती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, इसकी बात हो गई भाई। अब हम नंबर 2 पे बात करेंगे माइक्रोग्लिया की।
उसके पहले एक और चीज़, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। लिख के अंडरलाइन कर लेना, MCQ। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है और पूरे नर्वस सिस्टम में अकेली एक सेल ऐसी है जो एक्टोडर्मल सेल नहीं होती। कहते हैं ना, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल कहाँ से आया? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। ठीक, तो इसमें जो, इसीलिए मैंने कहा नंबर 2 पे माइक्रोग्लिया पढ़ाएंगे, क्योंकि माइक्रोग्लिया क्या है? ये फैगोसाइट्स हैं। फैगोसाइट्स, और फैगोसाइट्स हमारे क्या होते हैं? ये ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड सेल्स मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। तो पूरे नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया अकेली ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन। कैसे होती हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन। लिख लेना बेटा, है ना, बहुत काम आएगा ये। ओके, माइक्रोग्लिया अकेली। अच्छा, माइक्रोग्लिया का भाई काम क्या होता है? देखो, ये या तो मोनोसाइट बोल दो इनको, मोनोसाइट बोलो, या फैगोसाइट बोलो, है ना। फैगोसाइट, मैक्रोफाजेज इन ब्रेन, क्या मैक्रोफाजेज बोल सकते हो। अगर कोई पूछे ब्रेन में मैक्रोफाजेज डेब्रीज वगैरह, मीन्स जो सेल्स हैं, भाई हर जगह सिस्टम बना, जो सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं कि उनको अगर वो ख़राब हो गई हैं तो उनको इंगल्फ करने का काम किसका है? अगर कोई पूछे तो जवाब में क्या आएगा? क्या जवाब रहेगा भाई? जवाब यही रहेगा ना, मैक्रोफाजेज है, क्योंकि हर जगह ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना। तो यहाँ पे भी वो चीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पे भी वो चीज़ बनी हुई है ना। तो ये जो माइक्रोग्लिया होते हैं, इनकी ओरिजिन होती है भाई मीजोडर्मल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको मोनोसाइट, फैगोसाइट या मैक्रोफाज बोलते हैं। ठीक, ये काम क्या करते हैं? मान लिया कोई भी फॉरेन बॉडी आया, ये क्या करेंगे भाई? ये उसको क्या है? इंगल्फ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं। मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। ठीक, इसको छोड़ के, माइक्रोग्लिया को छोड़ के पूरे नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। ये ध्यान रखो। ठीक, अब हम बात करेंगे अगली एस्ट्रोसाइट की। किसकी? एस्ट्रोसाइट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। एस्ट्रोसाइट क्या नाम से पता चलता है? स्टार शेप्ड। कैसा? स्टार शेप्ड बना हुआ है। देखो, स्टार शेप्ड। ठीक, स्टार शेप्ड बना हुआ है। अगर हम बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये होता है, ये काम क्या करता है? ये काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर का। क्या काम करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का। ब्लड ब्रेन बैरियर, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। क्या काम करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का। और क्या काम करेगा? रिपेयरिंग का, हीलिंग का। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, तो इसका मतलब बहुत ही सिलेक्टिव होता है। क्या होता है? बहुत ही सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। अब देखो ध्यान से, अब मान लिया इस तरफ क्या है? ब्लड सेल्स हैं। क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ठीक, ये हो गए ब्लड सेल्स। इधर आपका क्या है? इधर आपका ब्रेन है। क्या है? ब्रेन, है ना। तो ये है आपका ब्रेन और ये है ब्लड सेल्स, बीच में है ये एस्ट्रोसाइट जो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं। देखो, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, किडनी की बात करें, हर जगह ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं जस्ट सेल से। भाई क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न, वहाँ पे इंटरचेंज होना है, गैसेस एक्सचेंज होना है, सब कुछ होना है ना, तो तुरंत ब्लड वेसल्स उनको मिल जाती हैं। ब्रेन क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हाईजैक हो गया ब्रेन तो सब कुछ खत्म बॉडी में, है ना। तो इसलिए इस कैटेगरी की जो है सिक्योरिटी लगाई गई है, Z+ सिक्योरिटी समझो एस्ट्रोसाइट को। कुछ भी ब्लड से सीधे ब्रेन में नहीं जा सकता क्योंकि बीच में बैरियर है, जिस बैरियर का नाम है एस्ट्रोसाइट। MCQ में पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप्ड का होता है। ये कुछ भी ब्लड से सीधे ब्रेन में जाने नहीं देता है। जो ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है, जिसकी परमिशन मिलती है,
सिर्फ वही बॉडी में जा सकता है। इसका मतलब ये हाईली सिलेक्टिव होगा। क्या होगा? हाईली सेलेक्टिव, है ना। जैसे इंटरव्यू होता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलो या जो बंदा एकदम कंप्लीटली 100% फिट है वही बंदा सेलेक्ट होता है। ठीक वही हाल एस्ट्रोसाइट का है भाई। ठीक, फिर बात करें हम काहे की ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वान सेल की बात हम एक साथ करेंगे। किसकी? ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल की बात एक साथ करेंगे। उसके पहले एक चीज़ जान लो कि जो स्वान सेल होती हैं वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्राइट्स होती हैं, डेंड्रोसाइट्स होती हैं, वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन दोनों का काम सेम ही है। क्या काम है भाई? काम क्या है इन दोनों का? ये दोनों क्या करते हैं? स्वान सेल्स वैसे भी आपको पता है एक्सॉन के ऊपर क्या करते हैं? माइलिन शीथ का सिक्रीशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो जो एक्सॉन्स या जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वहां पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो न्यूरॉन्स जो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वहां पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगी स्वान सेल्स। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, यानी कि ये हैं पीएनएस के लिए और ये हैं सीएनएस के लिए। ठीक, तो पीएनएस में और इन दोनों का काम क्या है? माइलिन शीथ फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ठीक, क्लियर? माइलिन शीथ का क्या काम है ये हम अभी आगे देखेंगे। तो क्लियर हो गई। सैटेलाइट क्या करती हैं भाई? हाँ भाई, एक चीज और भाई, सैटेलाइट ये पीएनएस को सपोर्ट, पीएनएस की जो सेल्स होती हैं ये सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। कुछ बुक्स में सैटेलाइट सेल्स नहीं दिखती, सिर्फ 5 ही तरीके के दिखते हैं, लेकिन हमने 6 तरीके क्योंकि कुछ बुक्स में दिया इसलिए 6 तरीके हमने पढ़ लिए। क्लियर इतना? ठीक, अब इनके बारे में डिटेल ये देखो, ऑस्टियोसाइट्स या एस्ट्रोसाइट्स। ठीक, एस्ट्रोसाइट्स हो गए भाई स्टार शेप्ड। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन दिए भाई। क्यों दिए? क्योंकि ये क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं। काहे का काम करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हो गया पॉइंट, है ना। इतना देख लो। जस्ट सेकंड। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक, माइक्रोग्लिया अकेली मीजोडर्मल ओरिजिन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्मॉल सेल्स होती हैं, कैसी? फैगोसिटिक होती हैं। मोनोसाइट्स ये क्या करती हैं भाई? सेंट्रल नर्वस, जाहिर सी बात हमारी आर्मी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। किसी भी तरह की कोई डेड बॉडी हो गई है, कोई मर गया है, कोई सेल खराब हो गई है, उनको इंगल्फ कर लेती हैं, इंगल्फ करके बाहर फेंक आएंगी। ठीक, या कोई डेड सेल्स डिब्रीज है उनको क्लियर कर देंगी जिससे कि रास्ता एकदम क्लियर हो। इपेंडाइमल सेल्स ब्रेस्ट बॉर्डर सिलेटेड, ये अकेली सेल्स हैं। डेली नया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जनरेट करती हैं ब्रेन वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ठीक, इनकी जो एपिथेलियल फ्लूइड फील्ड होती हैं ब्रेन सेरेब्रो असिस्ट करती हैं सर्कुलेशन को, हम आप बात कर चुके हैं ऑलरेडी इनकी, है ना। न्यूरोलेमोसाइट या स्वान सेल्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं? सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन इन गैंग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पेशली गैंग्लिया में ये क्या? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई भाई टाइप्स ऑफ सेल में ग्लियल सेल। ग्लियल सेल पढ़ लिया यानी न्यूरोग्लियल सेल पढ़ लिया। अब दूसरी टाइप की सेल कौन सी है? न्यूरॉन्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब नर्वस टिश्यू पढ़ा था तो वहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में सारी बातें कर ली थी, लेकिन जो बची हैं, जो बातें नहीं की हैं, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, अब देखो भाई ध्यान से, न्यूरॉन्स होता है 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन। तो भाई सबसे पहले आता है सेल बॉडी। क्या आता है? सबसे पहले आता है सेल बॉडी। भाई मान लिया ये कोई सेल बॉडी है ना। उसके बाद सेल बॉडी से आगे क्या लग गए? डेंड्राइट्स लग गए, है ना, यानी कि जो ब्रांचेस हो गई डेंड्राइट्स लग गए। बाद में क्या बना? एक्सॉन बना। ठीक, इस तरह से करके बनते चले गए। तो हम पहले सेल बॉडी की बात करें। भाई ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये किसका? न्यूरॉन का। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें इसकी बात करें अगर
तो इसको क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अगल बगल सराउंडेड होता है, जिसको हम सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं, या साइटोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेल बॉडी, सोमा या साइटोन, राइट, कुछ भी बोलो आप। अब जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म होता है, मीन्स अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अदर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें क्रोमेटोफिल सब्सटेंस या न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, है ना। क्रोमेटोफिल सब्सटेंस को ही हम निजल्स बॉडी बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स या निजल्स बॉडीज, और कुछ नहीं, राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री भी रहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड भी होते हैं, जो प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि न्यूरो हार्मोन्स बनाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इम्पल्स लेके जाएंगे, जो इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो क्या होते हैं, जनरेट होके और स्टोर कहाँ पे होते हैं, वेसिकल्स पे होते हैं। आगे हम सारी बात करेंगे ना। ऑर्डरली अरेंज होता है, RER, क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मुझे बहुत बढ़िया मिल नहीं रहा था तो मैंने खुद ही ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो भाई देखो, ये देखो ड्रॉ अगर करना भी है आपको, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ध्यान से एक सेकंड बताता हूँ। इस तरह करके कुछ देखो, ऐसे ऐसे करके बना लो भाई। अगर बनाना चाहते ही हो कि सर आपने तो बना लिया, हम कैसे बनाएं, तो ये इस तरह से करके बना सकते हो, राइट, ऐसे करके, ये कुछ भी करके डेंड्राइट्स बना लो, कुछ ऐसे ऐसे करके, है ना, इस तरह करके, इस तरह से करके कुछ भी बना सकते हो ऐसे, राइट। ये हो गया भाई। फिर ये क्या हो गया, ये एक्सॉन एंडिंग हो गई। अब देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, तो ये पार्ट तो आपका हो गया क्या। अब देखो यहाँ से नंबरिंग मैं इसे समझा देता हूँ। देखो ये जो दिख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, डेंड्राइट्स हैं। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हैं। बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या, ये डॉटेड डॉटेड से निजल्स, क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अप टू साइटोप्लाज्म के साथ साथ डेंड्राइट्स तक ये फैले हुए होते हैं। कहाँ पे, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पे होंगे, सेल बॉडी में या डेंड्राइट्स पे होंगे। तो याद रखना, MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि MCQ में दोनों ऑप्शन आ गए और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं आया, तो प्रेफरेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा, सेल बॉडी। तो कहां प्रेजेंट है, सेल बॉडी में। निजल्स ग्रेन्यूल्स से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, यानी कि ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अरेंज रहते हैं, उनके ऊपर डॉट डॉट करके बने हुए होते हैं, ठीक। फिर यहां पे कुछ फाइब्रिल्स, जो आपका ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे फाइबर्स टाइप के भी हैं। कहाँ पे, साइटोन के अंदर, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, जो सपोर्ट सिस्टम, जो स्केलेटन को सपोर्ट देते हैं, ठीक। सेल बॉडी या साइटोन जो बीच का पार्ट है, भाई जाहिर सी बात है, पहला पार्ट क्या हुआ, डेंड्राइट्स, दूसरा पार्ट क्या था, सेल बॉडी, तीसरा पार्ट क्या था हमारा, एक्सॉन। 3 पार्ट थे ना। अब जहाँ से साइटोन खत्म हुआ, जहां से साइटोन खत्म हुआ या सेल बॉडी खत्म हुई, वहीं से एक्सॉन चालू हुआ, और उसी पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। जो एक्सॉन हिलॉक होता है, ये सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच का पार्ट होता है, यानी वहां से सेल बॉडी खत्म होती है, एक्सॉन स्टार्ट होता है। हिलॉक मतलब होता है जहां से पहाड़ी की शुरुआत की जाए। हिल लॉक, हिल पहाड़, जहां से पहाड़ी की शुरुआत की जा रही है। पहाड़ी की शुरुआत कैसे हो रही है भाई, देखो जो एक्सॉन है, पूरा एक्सॉन, कहां से एक्सॉन हुआ भाई, ये यहां से लेके पूरा जहां तक पीछे तक एंडिंग तक, एक्सॉन एंडिंग तक पूरा का पूरा है एक्सॉन, ठीक। एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होगा, उसको क्या बोलोगे, एक्सोप्लाज्म। भाई सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म, ठीक। अब एक्सोप्लाज्म की जो लेयर होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सोलेमा। क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। देखो इसीलिए सीरियल भाई मैंने आराम से एक्सोलेमा।
ठीक। अब इसी एक्सॉन के ऊपर देखो ये माइलिन शीट है, क्या है, ये माइलिन शीट होती हैं और ये कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं। क्या होती है, माइलिन शीट, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। अब इसी के ऊपर, इसी माइलिन शीट के ऊपर कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होती है भाई, कंटिन्यूअस होती हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल्स जो माइलिन शीट को सिक्रीट करती है, ये क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती है ना, ये जहाँ पे ख़त्म होगी वहीं से दूसरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्वान सेल्स है, स्वान सेल की जो ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर है ना, उसको क्या बोलोगे भाई, जो स्वान सेल्स की टॉप लेयर है, या न्यूरिलेमा। क्या होता है, न्यूरॉन की जो ऊपर की लेयर होती है, जो एक्सॉन की ऊपर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। जो न्यूरॉन के सबसे टॉप की लेयर उसको क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा, ठीक। तो न्यूरिलेमा अगर हम बात करें, अगर जनरली बात करें तो न्यूरिलेमा ये है आउटर पार्ट, ठीक। और एक्सोप्लाज्म की बात करें तो ये है इनर पार्ट, है ना। तो आउटर से इनर का ये सीक्वेंस होता है। अब देखो, जहां पे एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट के बीच में गैप होता है, जहां पे माइलिन शीट अपसेंट होती है, जहां पे एब्सेंट होती है, देखो जगह जगह पे है ना एब्सेंट है, इन्हीं को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर को ध्यान से समझो, नोड्स ऑफ रेनवियर में माइलिन शीट एब्सेंट होगी लेकिन स्वान सेल प्रेजेंट होगी। बहुत ध्यान से समझो। देखो क्या, नर्वस सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। क्यों, क्योंकि आप सोचो आपकी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है, आप दिमाग से सोचने लगोगे दिमाग पागल हो जाएगा, है ना, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। भाई हमें मालूम है लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मींस उसको बैलेंस करता है, और लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट को बैलेंस करता है। जब भी हम ब्रेन पे पहुंचेंगे तो इन सब चीज़ों की बाकायदे इत्मीनान से स्टडी करेंगे, ठीक। तो भाई ये क्लियर हो गया कि नोड्स ऑफ रेनवियर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना, नोड्स ऑफ रेनवियर में माइलिन शीट एब्सेंट होती है लेकिन स्वान सेल प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि स्वान सेल हमारी कंटिन्यूअस सेल है और माइलिन शीट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, बीच बीच में ब्रेक हो के उछल उछल के चलती है, राइट। तो ये हो गया एक टिपिकल सा अच्छा एक चीज़। और ये लास्ट में क्या है, ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं। ये क्या है, ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं, ये लास्ट में इनको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग, ठीक। ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमिटर्स जो सिक्रीट होंगे यहाँ से, जब इम्पल्स ये कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लास्ट में जो इनकी रूट्स पे हैं, जिनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने का काम करते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स या साइनेप्टिक बल्ब या नॉब, जो भी कहना चाहो, इनमें स्टोर रहता न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये समझो कि ये नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर है किसका, एक न्यूरॉन का। ध्यान रखना क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत कुछ जो इसी से मिलता जुलता होगा, ठीक। न्यूरॉन की बात हो गई। अब न्यूरॉन क्या है भाई, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स के बारे में हमने बात की थी भाई, ये हमारे क्या है डेंड्राइट। देखो सारी चीज़ें हमने यहीं पे क्लियर कर ली, डेंड्राइट्स भी हो गए, सेल बॉडी भी हो गई, एक्सॉन भी हो गए, ठीक। अब इनके बारे में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि भाई क्या है, सिर्फ पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, लिखना भी होगा एग्जाम में आफ्टर ऑल, है ना। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करते हैं, जो साइटोन के अंदर फाइबर्स होते थे, साइटोस्केलेटन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ सेल या सेल बॉडी या साइटोन या सोमा, ठीक। अब न्यूरॉन में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक डेंड्राइट्स एक एक्सॉन। भाई कोई भी न्यूरॉन है उसमें दो प्रोसेस हैं भाई, प्रोसेस गिव एंड टेक का जमाना है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जब कोई इंपल्स आया, कोई सिग्नल आया, रिसीव उसने क्या किया, रिसीव किया, रिसीव करेगा और रिसीव करके आगे बढ़ाएगा। तो भाई डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, रिसीव पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, दे आर शॉर्ट, टेपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड। डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होते हैं जो अभी हमने देखा है ना। और दूसरा क्या है, डेंड्राइट्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जाहिर सी बात है नॉन माइलिनेटेड है ना। भाई ध्यान से समझो, भाई ये है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है हमारे, कोई माइलिन शीट नहीं है, हाईली ब्रांच्ड है कि नहीं। और इनके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफिल सब्सटेंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऑर्गेनेल्स हैं,
क्रोमेटोफिल्स क्या होते हैं हमारे, निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, राइबोसोम, जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट की बात करें, लास्ट एक्सॉन, लास्ट वाला पार्ट है ना। एक्सॉन का सिर्फ इतना काम है भाई, इंपल्स रिसीव किया किसने, रिसीव किया डेंड्राइट्स ने। अब पहुंचाएगा कौन, एक्सॉन पहुंचाएगा अगली तक, मतलब आगे प्रोपोगेट, यानी एक्सॉन का काम क्या है, कंडक्शन एंड प्रोपोगेशन। अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो सिर्फ इतना ही काम है एक्सॉन का। एक्सॉन क्या करेगा, कोई भी इंपल्स रिसीव हुआ उसको क्या करेगा, कंडक्ट, क्या करेगा, कंडक्ट एंड प्रोपोगेट। जो डेंड्राइट्स ने लिया वो एक्सॉन तक पहुंचा और एक्सॉन उसको आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो भी अभी हम देख लेंगे, है ना। तो भाई क्या होता है, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सोमा, साइटोन या सेल बॉडी में। तो एक्सॉन में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना। हेंस इट डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, इसका मतलब ये किसी भी तरह का कोई न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज नहीं करता है। करेक्ट, सिंथेसाइज कहाँ हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, सेल बॉडी के निजल्स ग्रेन्यूल में। ओके भाई, अब एक्सॉन की सिर्फ बात हो रही है। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ध्यान से समझो, क्या बोलोगे, एक्सोप्लाज्म, है ना। अब इसमें जो ब्रांचिंग है, अगर एक्सॉन में ब्रांचिंग है तो उसको हम बोलेंगे कोलेटरल्स। एक्सॉन का जो लास्ट का पार्ट है, एंड पार्ट, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का अगर ध्यान दो कि हमने इस तरह से देखा था कुछ, जो यहाँ पे बल्ब थे उनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब जी। ये क्या थे, ये थे साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। इतनी चीज क्लियर भाई। जब ये साइनेप्टिक नॉब हो गए, इनके अंदर, इसके अंदर साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है भाई, साइनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होके रहता है। जब कोई इंपल्स आता है तो इंपल्स जैसे आता है, ये क्या करते हैं, ये स्टिक कर जाते हैं इस एक्सॉन एंडिंग से, और इधर फिर क्या होते हैं, इधर डेंड्राइट्स लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स लगे होते हैं। ये यहाँ से आ जाता है, कहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, साइनेप्स यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर डेंड्राइट्स क्या करेंगे, वो रिसीव कर लेते हैं सिग्नल और फिर आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से सिग्नल चलते चले जाते हैं। अभी हम पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे इनकी। एक्सॉन हिल्लॉक क्या बोलते हैं, ये देखो, ये क्या है भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक, जहां पे एक्सॉन शुरू हुआ और सेल बॉडी खत्म हुई, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिल्लॉक, यानी कि अब पहाड़ी की तैयारी हो गई। अब एक्सॉन में जो ब्रांचिंग हो गई, जिससे उसको बोले कोलेटरल्स। ठीक, अब ये क्या है भाई, ये लास्ट में ये है एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या है, ये है, दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। अब ध्यान से एक चीज़ और, इसमें देखो ये बल्ब्स हैं। क्या है, ये बल्ब हैं, जिनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये स्टोर करके रखे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसके अंदर। अब जब कोई इंपल्स आया तो एक ग्रेडियंट जनरेट हुआ, है ना। तो जिससे कि ये क्या करेंगे, ये निकाल देंगे अपना, क्या करेंगे, निकाल देंगे अपना न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स इसको क्या करेंगे, कैच कर लेंगे और आगे फर्दर बढ़ा देंगे, प्रोसेस कर देंगे। ठीक, इस तरह का ये तरीका हुआ। अब कुछ चीज़ें और, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देखो कई तरह से इसका किया गया है। स्ट्रक्चरली अगर किया जाए तो 3 या 4 तरीके के, कहीं 3 कहीं 4 तरीके के न्यूरॉन्स बोले गए हैं। जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन या बाइपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन।
किसी किसी बुक में यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर दिया है, किसी किसी बुक में यूनिपोलर, बाईपोलर और स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर दिया। इस तरह से करके इसका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक, कहीं कहीं पे अगर सिर्फ न्यूरॉन की बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी को भूल जाए थोड़ी देर तक, तो एक क्लास और जुड़ जाती है, वो होती एपोलर न्यूरॉन। क्या होती? एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन, है ना, कुछ नहीं होता उसमें। और ये जब न्यूरॉन की ओरिजिन होती है सिलेंट्रेटा, है ना, तो वहाँ पे होता है। खैर वो हमें पढ़ना नहीं, हमको तो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 तरीके के हम पढ़ेंगे, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन। देखें भाई, यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ कहाँ होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आइज, इनर आई एंड ऑल्फैक्टरी एरिया, यानी सेंस ऑफ स्मेल, है ना। तो अगर हम बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो कुछ ये सेल बॉडी हो गई, और सेल बॉडी के बाद ये हमारा क्या हो गया? एक्सॉन हो गया, यानी कि एक सेल बॉडी, ठीक, और एक एक्सॉन हो गया। ये यहाँ पे भाई क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये होता कहाँ पे है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये हो गया भाई क्या? यूनिपोलर। अब हम बात करें भाई बाईपोलर न्यूरॉन की। बाईपोलर न्यूरॉन में तो ये कुछ इस तरह से करके ऐसे होता है बाईपोलर न्यूरॉन, है ना। ये आपकी हो गई सेल बॉडी। क्या हो गई? दिस इज सेल बॉडी, है ना। सेल बॉडी ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, और ये हो गए आपके एक्सॉन। क्या हो गए? दिस इज एक्सॉन। क्लियर? ये हो गए बाईपोलर। मींस देखो, यूनिपोलर में क्या है? यहां पे कुछ भी, यूनिपोलर के केस की अगर हम बात करें, यहां डेंड्राइट्स नहीं है, सिग्नल कहीं से रिसीव नहीं हो रहा है, कहीं से भी कोई सिग्नल रिसीव करने का नहीं, सिर्फ प्रोपोगेट करने का है। बाईपोलर दोनों तरफ 2 पोल हैं। बाईपोलर मतलब 2 पोल हैं। 2 पोल मतलब एक तरफ से रिसीव करेगा, एक तरफ से पास करेगा, रिसीव करेगा, आगे बढ़ाएगा, इसको बोलेंगे बाईपोलर। मींस दोनों पोल पे काम हो रहा है। ठीक, कहाँ पे? रेटिना में, इनर ईयर में एंड ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ पे? हमारे ब्रेन में, पढ़ेंगे अभी हम आगे। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो पोलर न्यूरॉन लिखा है, एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन। अब स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी झूठा। झूठा न्यूरॉन, झूठ बोलता है। क्या झूठ बोला? स्यूडो यूनिपोलर ने ये बोलता है हम यूनिपोलर हैं। ठीक, इसका मतलब ये झूठ। इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो पहले होती सेल बॉडी, लेकिन बाद में इसमें 2 प्रोसेस हो जाते हैं। ये क्या है? सेल बॉडी, है ना। बाद में इसमें 2 प्रोसेस हो जाते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो अगर देखा जाए तो ये कैसा? बाईपोलर हुआ, लेकिन चिल्लाता क्या है? हम यूनिपोलर हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? झूठा यूनिपोलर न्यूरॉन। झूठ बोलता है ये, यूनिपोलर है ही नहीं भाई। 2 प्रोसेस है ना, एक एंड से रिसीव कर रहा है, एक एंड से पास कर रहा, मतलब क्या हुआ? बाईपोलर हो गया। लेकिन चिल्लाएगा क्या? नाम क्या लिखा? यूनिपोलर। तो इसीलिए नाम ही रख दिया गया इसका स्यूडो यूनिपोलर, झूठा यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक, फिर बात करें हम किसके? मल्टीपोलर न्यूरॉन की, जो अभी हमने डिटेल में स्टडी की थी। किसकी की थी? न्यूरॉन की थी कि नहीं? डिटेल में स्टडी, है ना। इस तरह करके जो हम अभी देख रहे थे, जिस मल्टीपोलर न्यूरॉन मीन्स ढेर सारे डेंड्राइट्स और सिंगल एक्सॉन, मीन्स बहुत सारी जगह से इंपल्स ले सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से इंपल्स लेगा, सिग्नल लेगा, और एक्सॉन के थ्रू क्या करेगा? वो प्रोपोगेट कर देगा, कंडे आगे बढ़ा देगा, है ना। जिसमें ये एक्सॉन था, है ना, और ढेर सारे ये क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक, क्लियर? मोस्ट ऑफ ये कहाँ पे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी तरह को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, ऑन द बेसिस ऑफ शीथ, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन से? 2 पार्ट में।
ऑन द बेसिस ऑफ शीथ। दो पार्ट में बांटा गया है, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टाइप जान लो, ज़्यादा स्टडी नहीं। एक में माइलिन शीट होती है, एक में माइलिन शीट नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक, अब फंक्शन के बेस पे, अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बेस पे देख लिया हमने, और किसके बेस पे, माइलिन शीट के बेस पे देख लिया। अब स्ट्रक्चर के बेस पे देखो, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। कैसा न्यूरॉन हुआ भाई, देखो एक हो गया, क्या हो गया, स्टिमुलस, है ना, एक हो गया स्टिमुलस की अगर हम बात करें यहाँ पे, या स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा, हमारा रिसेप्टर की बात करें। दूसरी इधर क्या है, इफेक्टर सेल है। ठीक, और यहाँ पे हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई पेन हुआ तो पेन लेके जाएगा हमारे कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। जो पेन लेके जाएगा, जो जाएगा यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खड़ा है वो देख रहा, आने वाला है एफरेंट न्यूरॉन। कैसा होगा, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। ध्यान से समझो, एफरेंट ईफरेंट में कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे पेन हुआ, देखो यहाँ पे पेन हुआ, पेन को सेंस किसने किया, पेन को सेंस किया सेंसरी न्यूरॉन ने। और न्यूरॉन गया कहाँ पे, सेंस को लेके कहाँ पे गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। और आने वाला कौन है, एफरेंट न्यूरॉन। ठीक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ऑर्डर देगा, जाओ और इसको मार भगाओ, है ना। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाने वाला, लीव करने वाला न्यूरॉन कैसा होगा हमारा, इफरेंट न्यूरॉन। जाने वाला इफरेंट न्यूरॉन कैसे जाएगा, गाड़ी पे बैठ के जाएगा, मोटर गाड़ी पे बैठ के जाएगा, इसलिए जाने वाले का नाम रहता है मोटर न्यूरॉन। ध्यान से समझो, आने वाला एफरेंट न्यूरॉन, जाने वाला मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। ठीक, इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो टाइप के ये हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम उसकी बात करेंगे, कैसे कोई मैसेज का प्रोपोगेशन होता है, कोई मैसेज कैसे पहुंचता है। ध्यान से समझो, देखो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात की जा रही है, एक न्यूरॉन है। ठीक, अब न्यूरॉन में देखो जहाँ जहाँ माइलिन शीट नहीं है वहाँ पे क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर हो गए, है ना। क्या हो गए, नोड्स ऑफ रेनवियर हो गए। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरफ चलता है मैसेज, ऐसे चलता है मैसेज। ठीक, इस डायरेक्शन में मैसेज जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इस तरह के प्रोसेस होंगे और प्रोसेस होते होते मैसेज प्रोपोगेट होगा, इस तरह से आगे आगे बढ़ता चला जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू। ऐसे मैसेज चलता है। ठीक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा भाई, इसको न्यूरोफिजियोलॉजी या न्यूरोट्रांसमीटर की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन समझना तो पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, थोड़ा सा बना के, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे साथ, हो सकता है कि समझ भी जाओ। ओके, ठीक भाई, ये है अंदर का एक्सॉन। क्या है, ये एक्सॉन है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल्यूलर फ्लूइड, इतना ध्यान रखो भाई। अंदर एक्सोप्लाज्म है। क्या है, एक्सोप्लाज्म है। जो एक्सोप्लाज्म है एक, और ये कंडीशन कैसा है, ये रेस्ट कंडीशन का है। ठीक, रेस्टिंग में है, मींस रेस्टिंग, ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी कंडीशन में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है।
ध्यान से समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है ना। एक बार ध्यान समझोगे तो समझ जाओगे। अंदर की तरफ कैसा है, निगेटिव है। कैसा है अंदर की तरफ भाई, निगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ भाई। ठीक है, चलो भाई हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो पोल बन गए, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, यानी कि ये पोलराइज्ड कंडीशन है। कैसी है, कैसी कंडीशन है, पोलराइज्ड कंडीशन। ठीक, इतना क्लियर हो गया, पोलराइज्ड कंडीशन है। अब ऐसा क्यों है भाई, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव क्यों है, ये भी सोचना पड़ेगा। अंदर जो है एनायन ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू कैटायन। ठीक, यानी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बाहर। बाहर में क्या है बात की जाए अगर, तो बाहर कैटायन ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एनायन। अब भाई जाहिर बात कैटायन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव होगा, अंदर एनायन ज़्यादा इसलिए निगेटिव है। इतनी चीज़ क्लियर। एक कंडीशन और रखो भाई, नर्व इंपल्स के लिए सोडियम पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। अंदर ठीक उसके उल्टा है, पोटेशियम ज़्यादा है और सोडियम कम है हमारा। इतनी चीज़ क्लियर भाई। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ गेट हैं, क्या है, गेट बने हुए हैं, सोडियम पोटेशियम गेट बने हैं भाई। ठीक, कुछ ये अलग तरह के गेट भी हैं, ये लॉक हैं। कैसे हैं, लॉक हैं, ये लॉक है। ठीक, रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। क्या लगा है, पंप लगा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, ये देता क्या है भाई, एक सेकेंड भाई, ये एटीपी, एक एटीपी के बदले में, ध्यान समझो, रेस्ट कंडीशन में एक एटीपी के बदले में 3 सोडियम बाहर जाएंगे। क्या होंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। सोडियम पोटेशियम पंप जब चलता रहता है तो एक एटीपी के बदले में 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में, इसीलिए पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा हैं, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब ये क्या है, ये लीकेज चैनल है। क्या नाम इनका, लीकेज चैनल। लीकेज चैनल, लीकेज चैनल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सिंपली डिफ्यूजन होता रहता है। डिफ्यूजन कैसा होता रहेगा, डिफ्यूज होके सोडियम पोटेशियम, इसमें क्या है भाई, सोडियम बाहर ज़्यादा है तो सोडियम अंदर आता रहेगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटेशियम बाहर जाता रहेगा। बात नहीं समझे, देखो इधर सोडियम पोटेशियम पंप है, रेस्टिंग कंडीशन की बात की जा रही, एक एटीपी के बदले में 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ठीक, जब पोटेशियम अंदर आएंगे तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएंगे। जब पोटेशियम ज़्यादा होंगे तो जो डिफ्यूज़न होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अंदर एक्सोप्लाज्म की बात करें अगर, तो एक्सोप्लाज्म भाई बाहर से सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा धड़ल्ले से, तो अंदर पोटेशियम ही पोटेशियम हो गया, यानी अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। लीक चैनल जो होते हैं, लीकेज चैनल परमानेंट खुले होते हैं। जब खुले होंगे, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो बाहर लीक होता रहेगा, बाहर सोडियम ज़्यादा है तो डिफ्यूज़ होकर वो अंदर आता रहेगा। ठीक, इस तरह से कंडीशन बनती रहेगी। और ये वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल है। क्या नाम इनका, वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल, वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल है ना। ये फिलहाल बंद रहेंगे। ये हुई रेस्ट कंडीशन। अंदर अगर निगेटिवली चार्ज की बात करें तो -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज रहता है। क्या रहता है, -70 का। ठीक, रेस्ट कंडीशन में लीक चैनल तो हर कंडीशन में ओपन रहेंगे और ग्रेडियंट क्या है, वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल जो है क्या रहेंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ओपन होते हैं, ओपन
एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। इतनी चीज क्लियर, यानी कि रेस्ट कंडीशन में तो फिलहाल बंद रहेंगे। अब जैसे ही भाई ग्रेडियंट कैसे बनेगा, कैसे खुलेंगे, जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, एनायन कैटायन होगा, तभी तो इंपल्स जनरेट होगा। ये रेस्ट कंडीशन आराम से मस्त ऐसे काम चलता रहता है। फिर कहीं से कोई स्टिमुलस आया, कोई स्टिमुलस आएगा अगर कहीं से, तो क्या होगा, कहीं से कोई स्टिमुलस आएगा तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा। अब अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया तो सोडियम आयन अंदर और पोटेशियम आयन बाहर जाता चला जाएगा। ठीक, फिर कंडीशन सिचुएशन क्या आएगी वो देखते हैं। अब इस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, ए और बी। ठीक, ए पार्ट में ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। रेस्ट कंडीशन हमने देख ली। ठीक, रेस्ट कंडीशन देख ली। अब जैसे ही कोई इंपल्स आएगा तो सबसे पहले तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारा क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक, अब जो सोडियम पोटेश जो लीक चैनल है, लीक चैनल तो ओपन ही रहेंगे हमारे। ठीक, फिर वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल की बात करें, ये हमारे वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल हैं। अब सोडियम आयन क्या होगा, हमारा अंदर आएगा लीक चैनल से, पोटेशियम आयन हमारा बाहर जाएगा और ये भी हमारे क्या है, सोडियम आयन पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडियंट। जब कोई इम्पल्स आता है, जब कोई इम्पल्स आएगा तो पोटेशियम आयन बाहर जाएगा तेजी से, सोडियम आयन अंदर आएगा। ये वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल है। ठीक, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये वोल्टेज में चेंज हो जाता है और वोल्टेज अंदर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निगेटिव हो जाता है। अंदर पॉजिटिव होगा कितना, +30 मिली वोल्ट। ठीक, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये क्यों हुआ भाई, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। एक्शन पोटेंशियल मीन्स अंदर जो है कैटायन ज़्यादा हो गए और बाहर एनायन ज़्यादा हो गए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्शन पोटेंशियल कब बनेगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगा। ठीक, रेस्टिंग कंडीशन से अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं। एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से, तो पहले पोलराइजेशन था, अब ये क्या हो गया, ठीक उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक, डीपोलराइजेशन हो गया। इस तरह से करंट क्या करेगी, बहेगी। ए पार्ट में इसी तरह हुआ है ना, और बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट अभी हमारा वैसे ही है जैसे पहले पोलराइज्ड पड़ा हुआ था। ठीक, ये हुई बात। अब यहाँ से जो करंट है ए पार्ट से बी पार्ट में जाएगा। क्या होगा, ए पार्ट से बी पार्ट में जाएगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक, जब जाएगा तो यहाँ पे क्या है, पोलराइज्ड पोर्शन है। ये जब करंट इस तरफ आ जाएगा, सेम वही कंडीशन, ये गेटेड चैनल है ना। अब यहाँ पे वही हुआ, लेकिन अभी तक जो वोल्टेज गेट, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, अभी तक तो बंद पड़ा है। मीन्स अभी भी ये क्या है, बंद चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो, यहाँ पे भी इंपल्स रिसीव हो गए। जब रिसीव हुआ तो वापस अगर हम बात करें इसकी, जैसे ही रिसीव हुआ वैसे ही जब यहाँ का जैसे ये कितना +30 है, रिसीव हुआ यहाँ पे -90, जैसे 70 तक पहुँच गया, 70 तक में सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं हुआ। फिर एक कंडीशन आती है हाइपर पोलराइजेशन की। क्या कंडीशन आती है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मीन्स जो दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। कितना, -90 मिलीवोल्ट हो गया। क्या हुआ, -90 मिलीवोल्ट। और इस कंडीशन में वापस से फिर से सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो गया। ठीक, जब चालू हो गया तो जो, और इधर का पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर अगेन जब करंट इधर ट्रांसफर हो गया, जब करंट इधर आ गया तो ये डीपोलराइजेशन से वापस रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में
वापस आ जाएगा रीपोलराइज। तो इसी तरह डीपोलराइज रीपोलराइज डीपोलराइज रीपोलराइज करते करते इसका मैसेज का कंडक्शन होता चला जाता है और मैसेज आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, इस तरह से ये प्रोसेस होता है भाई नर्वस सिस्टम का। अब देखो, न्यूरॉन समझ गए, नर्व सेल के बारे में समझ गए, अब हम थोड़ा सा समझेंगे क्या, किसके बारे में, ब्रेन के। भाई जाहिर सी बात है, हमारे नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज ब्रेन, ये है मेन पार्ट एंड किंग। मेन पार्ट की अगर हम बात करें ब्रेन की, तो सबसे पहले बात करेंगे काहे के, प्रोटेक्शन की। किसकी, प्रोटेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग, है ना। अब प्रोटेक्शन में अगर हम देखें ध्यान से, तो देखो भाई, देखा जाए अगर, तो ये हमारा ब्रेन है ना, दिस इज ब्रेन, है ना। अब ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, क्या होती है, ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पायामेटर। क्या बोलते हैं, पायामेटर। एक मिनट, हाँ, इसको बोले पायामेटर। पायामेटर के ऊपर थोड़ा सा गैप होता है, क्या होता है, गैप होता है, और गैप के बाद, ध्यान से समझते चलो, है ना, गैप होता है और गैप के बाद फिर एक लेयर होती है। गैप के बाद जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम अरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड। ठीक, अरेक्नॉइड मेटर। ठीक, उसके बाद फिर गैप होता है और गैप के बाद फिर एक लेयर होती है। और ये जो ब्रेन है ना, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड तक ये कवरिंग चलती है। उसके बाद फिर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। इस तरह से ध्यान से समझो, पहले ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नॉइड और फिर पायामेटर। अब बोला जाए अगर, तो ब्रेन के, देखो ध्यान से समझो, ब्रेन को के सबसे करीब कौन सी लेयर है। भाई प्रोटेक्शन की बात हो रही ना, तो Z+ सिक्योरिटी दी जा रही जो कई लेयर्स में होती है, डायरेक्ट थोड़ी कि एक ही लेयर हुई, कई लेयर्स में प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। जो लेयर्स होती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड तक आगे तक बढ़ी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक, तो तीन तरह की होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। याद करने के लिए क्या है, डैप, DAP। डी मतलब ड्यूरामेटर, जो सबसे आउटर लेयर है, क्या है, सबसे आउटर लेयर है। और जो ड्यूरामेटर की अगर हम बात करें, तो आउटर लेयर है सबसे ज़्यादा टफ होगी, टफ के साथ साथ ए वेस्कुलर है, ए वेस्कुलर है ना भाई। ड्यूरामेटर के बाद क्या है, ये हमारी कार्पस के ऊपर हमारे ये क्या लगे हुए हैं, हमारे ये हेयर्स लगे हुए हैं, है ना। तो ड्यूरामेटर के सबसे आउटर लेयर है। ड्यूरामेटर के बीच में, ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है, दिस वन, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, उसके बाद की लेयर होती है अरेक्नॉइड मेटर। क्या होती है, अरेक्नॉइड मेटर। अरेक्नॉइड मेटर क्या है भाई, ये वेब लाइक, कैसी, वेब की तरह की। अगर हम बात करें, अगर देखें अरेक्नॉइड मेटर को, तो ये वेब की तरह की स्पॉन्जी, कैसी बात करें, वेब लाइक या स्पॉन्जी लेयर होती है। ठीक, अब ध्यान से समझो, तेजी से कभी कोई चोट लग जाए ब्रेन में, कभी तेजी से चोट लग जाए, तो क्या ब्रेन डैमेज हो जाता है, नहीं डैमेज होता। क्यों, क्योंकि ये वेब लाइक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हमारा जो अरेक्नॉइड स्पेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेबी लाइक स्पंज की तरह होता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कैसा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कुछ भी चोट लगी तो सीधे ब्रेन तक पहुंचने नहीं पाता है, उसके पहले शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर कौन हुआ, अरेक्नॉइड मैटर। ठीक, अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं,
सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसमें क्या भाई है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो पाया और सबसे लास्ट की जो लेयर होती है दैट इज पाया मेटर। पाया क्या है? पाया मतलब सॉफ्ट, मेटर मतलब मदर, मीन्स सॉफ्ट मदर होती है, यानी सबसे सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पाया मेटर में, है ना। ये यानी कि सब अगर पूछा जाए तो ब्रेन से सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, मेनिंजेस कौन सी? तो ड्यूरामेटर। ब्रेन के सबसे पास कौन है? पाया मेटर है। शॉक एब्जॉर्बर का काम कौन करता है अगर हम पूछ ले तो शॉक एब्जॉर्बर का अरेक्नॉइड मेटर है। क्यों? क्योंकि वेब लाइक होता है, स्पॉन्जी होता है ना। काफी टाइम हो गया ना बोलते बोलते, तो प्यास लग गई। ओके, ये प्यास का एहसास कौन दिलाता है? थ्रस्ट। अभी हम पढ़ेंगे आगे हाइपोथैलेमस, है ना, जो डिज़ायर बताएगा हमारे शरीर को ज़रूरत किस किस चीज़ की है। तो भाई पायामेटर, और पायामेटर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। और कौन बनाता था? ध्यान करो भाई, कौन बनाता था? इपेंडाइमल सेल्स। कौन बनाता था? इपेंडाइमल सेल्स बनाता था। और यहाँ पे किसने बनाया? पायामेटर ने। ठीक है, तो क्लियर, यानी दो चीज़ मिल गई अब तक, इपेंडाइमल और पायामेटर, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। एमसीक्यू में ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, तो भाई आउटर स्पेस ड्यूरामेटर, मिडिल स्पेस अरेक्नॉइड, लास्ट वाली सबसे ब्रेन के पास वाली पायामेटर, है ना। तो डिटेल्स देख लेना। सब ड्यूरल स्पेस कंटेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अरेक्नॉइड, वेब लाइक, स्पॉन्जी, शॉक एब्जॉर्बर, डेलिकेट, सीरस मेम्ब्रेन। ड्यूरा पायामेटर को सेपरेट कौन करता है भाई? सब ड्यूरल स्पेस, है ना। और इसमें होता क्या है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है भाई? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पायामेटर क्या? सॉफ्ट मदर, यानी इसमें क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हाईली वेस्कुलर, ये हाईली वेस्कुलर होता है। फाइन कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मैनी माइन्यूट ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी सी। अच्छा, एक चीज़ और, ब्रेन में देखा होगा आपने इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं। फोल्डिंग्स भाई, छोटा सा ब्रेन है, अखरोट देखा है, बिल्कुल अखरोट जैसा ब्रेन होता है, जैसे अखरोट में फोल्डिंग्स होती, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कन्वोल्यूशंस। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशंस, है ना, कन्वोल्यूशंस। अब इन ब्रेन में मेमोरीज होती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भाई कोई ज़्यादा टैलेंटेड क्यों होता है, कोई कम टैलेंटेड क्यों होता है, क्या हम भी दूसरों से ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं? हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करें, और क्या इस्तेमाल करके भाई देखो, जैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स बढ़ाते हैं, वैसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज करके हम ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। राइट, कैसे करेंगे हम देखते चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें भाई, ब्रेन है ना। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले फॉर ब्रेन, है ना। क्या होता है? सबसे पहले फॉर ब्रेन। ध्यान से देखो, फॉर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। जैसे दिस वन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। कैसा? लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। ये जितना भी है, ये सब जो दिख रहा है क्या भाई? हमारा सेरेब्रम। साइड में हमारे पास रहता है इधर ऑल्फैक्टरी। क्या रहता है? ऑल्फैक्टरी। और इधर रहता है हमारा डायनसेफेलॉन। क्या रहता है? डायनसेफेलॉन। ठीक, अब जो डायनसेफेलॉन रहता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो डायनसेफेलॉन, ध्यान से समझे ना भाई, क्या होता है? जो फॉर ब्रेन है, आगे वाला ब्रेन होता है फॉर ब्रेन, यानी आगे वाला ब्रेन, जिसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसेफेलॉन। ध्यान रखना, प्रोजेंसेफेलॉन। लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम, लगभग 66%, 66% पार्ट ऑक्युपाई करके रखता है हमारे ब्रेन का सेरेब्रम। और कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम आगे सेरेब्रम की, है ना। ऑल्फैक्टरी लोब्स, स्मेल, ठीक पीछे। फिर डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट। एक होता है भाई इपीथैलेमस, यानी थैलेमस के ऊपर का पार्ट। इपी मतलब ऊपर का पार्ट। फिर थैलेमस, और फिर थैलेमस के नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस, है ना। आगे हम 1 बाय 1 इन सब का काम देखेंगे।
फिर बात करते हैं मिड ब्रेन की। ये जो ध्यान से देखो ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसके दो पार्ट होते हैं, क्रूरा सेरेब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेरेब्रम किसका पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, डायनसेफेलॉन का क्या पार्ट होता है ना, या क्रूरा सेरेब्राई किसका पार्ट है, मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, हिंड ब्रेन, या कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना किसका पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो आपको पता होने चाहिए इसके पार्ट। फिर लास्ट में बात करें हिंड ब्रेन, यानी ये जो दिख रहा है येलो येलो कलर का, दिस इज कॉल्ड हिंड ब्रेन, है ना, ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या, रोम्बेनसेफेलॉन। पार्ट्स क्या हुए, पॉन्स ऑफ वेरोलाई, ये सिर्फ कंडक्शन का काम करता है, बाकी कुछ नहीं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, भाई वोमिट अगर आ रही तो रोक लोगे क्या, वोमिट होके रहेगी, है ना। तो जितने भी कहने का मतलब बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। फिर लास्ट पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है यहीं पे, इसको बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। हम सीधे खड़े हैं, रिस्पॉन्सिबल सेरिबेलम। लगातार गोल 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 घूमते रहो, चक्कर आके गिर जाता है ना। पोस्चर को बैलेंस करके रखना, पोस्चर को बना के रखना, बॉडी बैलेंस ये मेंटेन करके रखता हमारा सेरिबेलम। ध्यान रहे, लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज सेरेब्रम, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की बात करें दैट इज सेरिबेलम। सेरेब्रम फॉर ब्रेन का पार्ट होता है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर। देखो भाई, ये फॉर ब्रेन, एक सेकंड भाई, फॉर ब्रेन हो गया है ना, मिड ब्रेन हो गया, ऑलरेडी हम इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेरिब्रम की, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज सेरिब्रम, है ना। थोड़ा सा देखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, तो थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। अच्छा, अखरोट देखा है, सबने देखा होगा ऑब्वियसली अखरोट। अखरोट को अगर ध्यान से देखो तो अखरोट कैसा होता है भाई, अगर हम ध्यान से देखने की बात करें अखरोट की, तो अखरोट कुछ इस तरह का है ना, कुछ ऐसे होता है, ऐसे बंद है, ठीक बंद है, उसको तोड़ोगे तो इस तरह का दिखेगा। अब जो अखरोट है वैसे ही हमारा सेरिब्रम है, जैसे अखरोट वैसे सेरिब्रम। ये जो दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है सेरिब्रम का, ये क्या है, आधा पार्ट दिख रहा है, आधा हेमीस्फीयर दिख रहा है। जैसे ये है, ऐसे देखो दो पार्ट में है ना, दो पार्ट में है, दो पार्ट में है। जैसे अखरोट को तोड़ो तो दो पार्ट में आ जाता है, तो दो हेमीस्फीयर से मिलकर बना है सेरिब्रम, ध्यान रखना। और हेमीस्फीयर कैसे होंगे, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और ये क्या है, ये इस तरह से है, मीन्स ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, और ये अंगूठे देखो यहाँ से जुड़ा है, इस पार्ट से जुड़ा होता है। यानी सुपीरियर पार्ट जो होता है, सुपीरियर पार्ट लॉन्गिट्यूडनली, सुपीरियर इन्फीरियर पढ़ा होगा, देखो पहला चैप्टर पढ़ाया था। सुपीरियर पार्ट में ओपनिंग है, ओपन है, और जो इन्फीरियर पार्ट है वहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, और जो जुड़ा हुआ है जैसे अंगूठे से जुड़ा है, इसको बोलते हैं कार्पस कलोसम। क्या बोलते हैं, कार्पस कलोसम। ध्यान से देखो इधर, ये एक, चूंकि एक साइड का दिख रहा है, 3D नहीं है, एक साइड का एंगल दिख रहा है, यानी एक हेमिस्फीयर हम देख रहे हैं। तो ये जो है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। यहाँ से दूसरा हेमिस्फीयर बगल में भी जो है वहाँ से चिपका हुआ होगा। ध्यान से देखना, जब अखरोट खोलो तो देखो बीच में क्या होता है, खुला, बीच में चिपका होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है ना, ठीक उसी तरह से। तो इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कार्पस कैलोसम, राइट, क्लियर। इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ऊपर से ओपन होता है और नीचे से इन्फीरियर पार्ट से, नीचे की तरफ से कार्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडी फॉर्मिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो भाई, जो हमारा सेरेब्रम है कई पार्ट में, जैसे सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में, जैसे फ्रंटल लोब,
पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब में इसको डिवाइड किया गया। देखो मैंने अपने हाथ से बनाया इसको, है ना। तो ये जो पोर्शन है ब्लू ब्लू सा, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे? फ्रंटल लोब। ये जो है पोर्शन, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पैराइटल लोब। ठीक, ये क्या है? दिस इज ऑक्सीपिटल। ये क्या है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब है, आगे का पार्ट, हमने कहा ना सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, 2 हेमीस्फीयर से मिलकर बना होता है, और इसके जो एक हेमीस्फीयर है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक हेमीस्फीयर, देखो 2 हेमीस्फीयर, 2 पार्ट है ना, 2 हेमीस्फीयर है। 2 हेमीस्फीयर में वॉलनट हुआ, इसका एक हेमीस्फीयर अगर हम लें तो एक हेमीस्फीयर में भी 4 पार्ट में डिवाइड, यानी दोनों हेमीस्फीयर मिला दिए तो किस पार्ट में? 8 पार्ट में। एक हेमीस्फीयर देख लेते हैं, इसी तरह दूसरा होता है। जो फ्रंटल लोब होता है उसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करो, जैसे डंबल्स बनाओ वो करोगे तो मसल्स बनेंगी, वैसे ही ब्रेन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करोगे, और ये जो है 18 साल की उम्र तक, टिल 18 ईयर्स, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक ये बढ़ता रहता है, तब तक इसमें इम्प्रूवमेंट के चांस। देखो ब्रेन और माइंड में फ़र्क है, दिमाग अलग बात है, यहाँ ब्रेन की बात हो रही है ना। फोल्डिंग्स बढ़ जाएंगी, फोल्डिंग्स बढ़ जाएंगी, मेमोरी। तो फ्रंटल लोब क्या है? इंटेलिजेंस के लिए होता है। ब्रोकाज एरिया यानी स्पीच कंट्रोल, जो हम बोल रहे हैं कंट्रोल कर पा रहे हैं उसको, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? हमारा फ्रंटल लोब। कुछ लोगों की कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है ना। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम लोगों को टेबल रखने के कह दिया जाए 25 को 25 से डिवाइड करो, 25 से 28 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे, उनके लिए क्यों? फ्रंटल लोब स्ट्रांग होता है। थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग, ज़्यादा सोच पाते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, अच्छे प्लानर्स होते हैं। स्पीकिंग, बोलने का, मूवमेंट करते हैं, और थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लेते हैं। मेमोरी का जो मेन पार्ट होता है उसका काम है टेम्पोरल लोब का, लेकिन फ्रंटल लोब भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मेन अगर बात की जाए तो टेम्पोरल लोब होता है। ठीक, दूसरा टेम्पोरल लोब की बात करें, हियरिंग, लर्निंग, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। भाई फ्रंटल लोब से स्पीच दे दी गई, बोल दिया गया, लेकिन समझने का काम, याद करने का काम, लर्निंग का काम किसका होना चाहिए? टेम्पोरल लोब का। फिर पैराइटल लोब की बात की जाए, पैराइटल लोब में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। लैंग्वेज, कुछ लोग बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, कुछ लोगों की स्पीच बड़ी अच्छी होती है ना। टच, स्मेल, इन सब के रिसेप्टर होते हैं पैराइटल लोब पे। फिर ऑक्सीपिटल लोब की बात की जाए, ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन के लिए, कलर परसेप्शन के लिए। अगर पीछे की तरफ चोट लग जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, पीछे की तरफ चोट लग जाए तो आदमी को दिखाई नहीं देगा। भाई ये आंखें हैं, अगर इसको, इस टाइलर को अगर हम ऐसे अंदर डालें तो पीछे की तरफ कहाँ निकलेगा? ऑक्सीपिटल लोब में। मीन्स यहाँ से जो है क्या है, जो नर्व्स गई हैं सीधा ऑक्सीपिटल लोब में गई हैं, जो विजन को प्रभावित करती है। इसलिए पीछे चोट नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज दिखाई कम देने लगेगा या परमानेंट दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई, इतनी कहानी हुई, यहीं से हम ख़त्म करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पे तो सेरेब्रम की बात हो गई, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। कुछ दिक्कत, देखो ध्यान से देखना वीडियो, बहुत आराम से देखना, नोट्स मेरे साथ बनाने चलो। नर्वस सिस्टम 3-4 पार्ट लगेगा, लेकिन दुनिया जहान का कोई एग्जाम बचने नहीं पाएगा। ओके, चाहे जिस तरह, चाहे जहाँ से पूछ ले, सब कुछ समझ में आए।